सुनिए, तो बच्चे कुछ टॉपिक बचे हैं ये लास्ट के, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो लोग जरा इधर ध्यान से सुन लें। हमने सबसे पहले किया था उस दिन लास्ट क्लास में मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, ये टॉपिक किया था लास्ट क्लास में, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हमने बताया था कि भाई हीट एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होती है तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, 3 मेथड होते हैं जिस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। पहले मेथड का नाम था कंडक्शन, फर्स्ट मेथड का नाम था कंडक्शन, सेकंड का नाम था कन्वेक्शन और थर्ड का नाम है रेडिएशन। तो ये आपस में रिलेटेड है। So these are 3 methods of transfer of heat: conduction, convection, radiation। सुनो जरा ध्यान से। कंडक्शन में क्या होता था कि जैसे मान लो मेरे पास मेटल की रॉड है, कंडक्शन में क्या होता है कि आप एक जगह गर्म करते हो और फिर धीरे धीरे हीट पूरी रॉड पे फैल जाती है। तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसमिट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मटेरियल कहीं नहीं जाता। यहाँ का आयरन पिघल के उधर नहीं गया, यहाँ का आयरन वहां नहीं गया हीट लेके, हीट इलेक्ट्रॉन लेके गया है, हीट मॉलिक्यूलर कोलिजन के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास हुई है। तो हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मैटर, मैटर कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो वो था कंडक्शन। कंडक्शन में हीट, वो मेटल ही कंडक्ट करते हैं जनरली हीट को, है ना। दूसरा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मैटर जाएगा हीट लेके, मैटर हीट लेके जाएगा। कैसे, जैसे आप पानी उबालते हो, पानी को उबाला आपने, जब आप यहाँ नीचे से हीट करते हो तो जो पानी गर्म हो जाता है वो ऊपर आता है ना, गर्म वाला पानी ऊपर आ जाता है और जो ठंडा वाला वापस नीचे चला जाता है, फिर वो गर्म होता है वो ऊपर आता है ना। तो जिसको हीट मिलेगी वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वो पानी साथ साथ गया ना हीट लेके, तो पार्टिकल गया ऊपर लेके। विंड बनती है, विंड कैसे बनती है, जो गर्म हवा है वो हल्की होती है ऊपर आती है, ठंडी नीचे बैठती है। तो गर्म हवा ऊपर आई तो हीट लेके आई ना हवा, तो पार्टिकल भी गया ना हीट के साथ। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि मटेरियल चलता है हीट लेके। आपने पानी बॉईल किया तो नीचे वाला जो गर्म हुआ पार्टिकल वो ऊपर आया, फिर ऊपर वाला नीचे आता है, इस तरह से मूवमेंट होती रहती है ना। तो पानी मूव करता है, फिर वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। तो कन्वेक्शन में मटेरियल गोज विद द हीट, मटेरियल भी चलता है साथ में उसके हीट लेके चलता है वो। ठीक है, अच्छा रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में होता है कि मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने सपोज हीट दी और आप यहाँ हो, हैं, आपको हीट मिल गई, मैंने यहाँ से हीट दी, आपको हीट मिल गई, बीच का जो मीडियम है ना उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बीच का मीडियम गर्म नहीं हुआ, या बीच का मीडियम नहीं भी होता तो भी आपको हीट मिल जाती। ये सब मतलब बिना बीच के मीडियम को डिस्टर्ब करे या बीच का मीडियम ना भी हो तो भी आपको हीट मिल जाए। जैसे आप आग सेकते हो तो वहां से यहाँ तक आपके पास हीट चली आती है ना। बीच का मीडियम उतना गर्म नहीं होता, आपके पास तक हीट चली आएगी। बीच में अगर मीडियम नहीं भी होता तो भी आपके पास वो हीट चली आती है ना। इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन से वहां तक हीट चली आती है, बीच में सारा वैक्यूम है, हवा तो है ही नहीं, फिर भी हीट चली आती है। तो रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, मीडियम ना भी हो तो भी रेडिएशन आपके पास तक पहुंच जाएगी, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेडिएशन आती है तो आप उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम का लेना देना ही नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो रेडिएशन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटरवेनिंग मीडियम या विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता था कि हीट मूव करती है, मीडियम मटेरियल नहीं मूव करता। कन्वेक्शन में मटेरियल भी चलता है हीट को लेकर, जैसे पानी चला या विंड चली। रेडिएशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट जाती है, लेकिन बीच के मीडियम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी आपके पास तक रेडिएशन चली आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पे। ये एक डेफिनेशन है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, फिर एक है एमिसिव पावर। पहले इन दोनों में कंपैरिजन सुनिए, ध्यान से सुनना। ये पेन है, ये पेन को मैंने धूप में रख दिया, ठीक है, ये पेन को मैंने धूप में रखा तो इसका जितना सरफेस एरिया है उतनी हीट एब्जॉर्ब, जितने एरिया पे लाइट पड़ रही है उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो एब्जॉर्प्टिव पावर नाम से पता चल रहा है ना कि कितनी इसकी कैपेबिलिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की।
ठीक है, अब मुझे पता करना है कि भैया ये इस वेवलेंथ के एब्जॉर्ब करे लाइट को, तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे मुझे इसमें रेड लाइट एब्जॉर्ब करानी है सपोज, तो मैं देखूंगा इसमें कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो वाले कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसके लिए मेथड होते हैं, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसकी मदद से मेजर किया जाता है कि इसने कितना एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर बेसिकली क्या है कि एब्जॉर्ब करने की पावर, कि कोई भी मटेरियल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है उस वेवलेंथ के रेंज में जो आपको चाहिए, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसे उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, फिर एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर इसका उल्टा, कि भैया जब इसने एब्जॉर्ब करी है, धूप में मैंने पेन को रखा, पेन गर्म हो गया, अब मैं अगर ठंड में लाऊंगा पेन के ऊपर से ऐसे रखूंगा तो मुझे लगेगा इसमें से आंच आ रही है, इसमें से रेडिएट जो इसने एब्जॉर्ब करा है धूप में, वो मैं ऐसे इसको महसूस कर सकता हूँ। तो इसमें से रेज निकल रही है ना, इसमें से हीट कुछ निकल रही है, तो वो उसकी एमिसिव पावर हुई कि कितना एनर्जी इसमें से निकलती है, कोई जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो कितनी एनर्जी निकाल रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितना एनर्जी कितना जूल उसमें से हर सेकेंड में निकल रहा है हर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कितना जूल पर सेकेंड उसमें से निकल रहा है। तो जूल पर सेकेंड को वॉट पावर भी बोलते हैं ना, पावर यही होता है ना, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो जूल पर सेकेंड हुआ ना। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो जूल पर सेकेंड को इन्होंने वॉट लिख दिया। ठीक है, तो इसकी ये भी यूनिट हो सकती है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो किसी भी सब्सटेंस में से कितनी एनर्जी हर सेकेंड में से निकलती है हर यूनिट एरिया में से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में से कितना जूल एनर्जी निकल रहा है 1 सेकेंड में, उसे उसकी एमिसिव पावर कहेंगे। तो एमिसिव पावर कितना वो एमिट करता है, और एब्जॉर्प्टिव पावर कितना वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इमिसिविटी क्या होती है? इमिसिविटी क्या चीज है? इमिसिविटी होता है कि कितना कोई लाइट, कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, कितना एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट एमिसिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब एमिसिविटी मतलब सिंपल आप ऐसे समझो उसकी एफिशिएंसी। जैसे मैं कहूं ये पेन को मैंने ना बाहर रखा, ये पेन को मैंने बाहर रखा, ठीक है, इसमें से फिर मैं जब अंदर लाया ना इसको ठंड में, पहले मैंने धूप में रखा था, ये हीट ले ली इसने, खूब सारी हीट ली होगी। अब जितनी हीट ली सारी तो नहीं निकाल देगी ना, जब मैं ठंड में लाऊंगा तो इसमें से सपोज 5 जूल हीट निकल रही है, इस पेन में से कितनी जूल हीट निकल रही है? 5 जूल। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास ना एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मैंने धूप में रखी, वही जहां पे इतनी बड़ी ब्लैक बॉडी भी है, मैंने उसे धूप में रखा। अब उसको मैं जब मैं ला रहा हूँ ना तो वो 10 जूल एमिट कर रही है, जब मैं अंदर ला रहा हूँ रूम में तो वो 10 जूल एमिट कर रही है। ठीक है, तो ये एमिसिविटी क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसने कितनी हीट एमिट करी थी 5, अपॉन ब्लैक बॉडी ने कितनी एमिट करी थी 10, इस रेशियो को एमिसिविटी कहते हैं। मतलब ब्लैक बॉडी से कंपैरिजन होता है कि आपकी बॉडी कितनी एमिट कर रही है पर यूनिट ब्लैक बॉडी ने कितना एमिट किया था। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी उसमें से निकलती है, तो आपकी वाली बॉडी का एमिसिविटी मतलब आपकी वाली बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, उसकी जो रेशियो होती है उसे एमिसिविटी कहते हैं। अगर आपकी बॉडी ने भी पूरी 10 की 10 एमिट कर दी तब एमिसिविटी कितनी हो जाएगी? 1। पूरी तो नहीं करेगा, कुछ तो कम ही करेगा। तो एमिसिविटी की जो वैल्यू होती है इट लाइज बिटवीन 0 to 1। ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है, ब्लैक बॉडी सारी एमिट कर देगा। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ टू द एमिसिविटी ऑफ दिस एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी पर यूनिट ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी एमिट करने की रेशियो है उसको ये लोग एमिसिविटी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही एमिशन, ये नॉर्मल बॉडी का है, ये ब्लैक बॉडी का है। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली डेफिनेशन पे, ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी क्या होती है? केमिस्ट्री में भी था लेकिन डिलीट हो गया। ब्लैक बॉडी क्या होती है कि एक ऐसी आइडियल बॉडी जिसे ब्लैक बॉडी कहते हैं जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी एमिट ही ना करे। ब्लैक सोलर कुकर सुना है? सोलर कुकर है ना, सोलर कुकर सुना है? तुम्हारे टाइम पे कट गया था भाई, तो डिलीटेड हो जाते हैं ना टॉपिक। एक बॉक्स छोटे उसमें बनाया होगा, बॉक्स सा लेते हैं लकड़ी का, उसमें काला पेंट कर देते हैं, सुना है? नहीं सुना?
सुना? हाँ, तो उसमें ब्लैक पेंट कर देते हैं या ब्लैक पेपर लगा देते हैं, एक बॉक्स सा लेते हैं उसमें ब्लैक पेपर लगा देते हैं, जैसे ये बॉक्स है इसके अंदर पूरा अंदर ब्लैक पेंट कर देते हैं और यहाँ पे एक ग्लास लगाते हैं और ये मिरर लगाते हैं, इधर पेंट होता है मिरर पे और इसको एक ग्लास से ढक देते हैं, ठीक है। फिर जब इसमें सनलाइट पड़ती है ना, सनलाइट इसमें पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है सनलाइट, वैसे मिरर पे, मिरर इसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेजता है तो लाइट इसके अंदर जाती रहती है। फिर कुछ देर बाद मतलब 6-7-8 घंटे बाद इसका टेम्परेचर कुछ 300 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है अंदर, मतलब यहाँ पे अगर खाना वाना रख दो, चावल वाल रख दो तो पक जाएगा। तो ब्लैक बॉडी का इसके अंदर ब्लैक पेंट क्यों करते हैं? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो जिसके अंदर विबग्योर में से कोई कलर नहीं आता, विबग्योर में से कोई कलर नहीं आता ना, तो कोई भी कलर रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसका एक्चुअल कलर रेड है, जब उस पर 7 कलर पड़ेंगे माने व्हाइट लाइट पड़ेगी तो वो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेड अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें वो लाल दिखता है, क्योंकि रेड तो उसका कलर है ही, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो रेड रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए आपको वो रेड दिखता है। अब जो ब्लैक बॉडी है उसमें 7 में से कोई भी कलर नहीं है, तो वो किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक बॉडी की खास बात है कि उसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब करता जाता है वो, इसलिए वो ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो ब्लैक बॉडी इज द आइडियल बॉडी विच नीदर ट्रांसमिट्स नॉर रिफ्लेक्ट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट्स इंसिडेंट ऑन इट। कोई भी लाइट एनर्जी उसमें इंसिडेंट होती है उसमें से वो किसी को भी एमिट नहीं करता, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाद में वो एमिट करता है एनर्जी, उसमें से रेडिएशन निकलती है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उसमें इंसिडेंट होती जाएगी उसमें रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होगी, सब कुछ एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो वो होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर आपने देखी कितनी होती है? 1 मैक्सिमम एमिसिव पावर इज ऑफ ब्लैक बॉडी। अच्छा, अब आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने क्या बोला? किरचॉफ्स ने बोला इन दोनों के बारे में बोला, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के ऊपर किरचॉफ ने लॉ बना दिया। उसने बोला इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ एमिटिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये उसका डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये पेन धूप में रखा था, इसने मान लो ये पेन मैंने धूप में रखा, इसने मान लो 15 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और 15 जूल में से वो एमिट कितनी कर रहा था? 5 जूल। 15 जूल में से एमिट निकल कितनी रही थी उसमें से? 5 जूल, है ना। तो वो बोलते हैं कि जितना उसने एमिट किया यानी कि 5 अपॉन में कितना उसने एब्जॉर्ब किया था यानी कि 15, वो कितना आया? 1/3। तो अगर मैं कहूँ ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक है सपोज, तो ये प्लास्टिक चाहे मैं इधर धूप में रखूं चाहे कहीं और जाके रख दूं, इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1/3 ही रहेगा। माने the ratio of emittive power to the absorptive power is always constant for particular material। माने प्लास्टिक के लिए इसकी रेशियो फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, कांस्टेंट होगी, कॉपर के लिए अलग होगी। तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल मटेरियल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक बात है। अच्छा, अब आ जाते, ये किरचॉफ ने बोला। लास्ट आ गए ये स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन आखिरी कंसेप्ट आपका इस चैप्टर का। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला? उसने बोला, अब उसने ब्लैक बॉडी की बात करी है, उसने बोला ब्लैक बॉडी में से कितनी एनर्जी एमिट होगी, ई फॉर एनर्जी, ये बाद में लिख लेना, ब्लैक बॉडी में से कितनी एनर्जी एमिट होगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो डिपेंड करता है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 के। मतलब वो कितना गर्म है बॉडी का सरफेस, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी 4 गुना पावर, मतलब उसकी पावर 4। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है या 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है, तो 75 को केल्विन में बदलना पहले तो, और उसकी पावर 4 कर देना, कितनी एनर्जी निकलेगी उसमें से, इतनी ज्यादा एनर्जी वो एमिट करता है। तो क्योंकि अंदर से भी एमिट करेगा, सरफेस का टेम्परेचर तो है, अंदर भी जो उसने हीट अब्सॉर्ब करी वो भी एमिट करेगा। तो द एमिसिविटी ऑफ दिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन दी 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर की 4 पावर पे डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी वो एमिट कर रहा है। फिर इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक कांस्टेंट लगाया सिग्मा, ये कांस्टेंट लगाया सिग्मा, तो ये फॉर्मूला बन गया
E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, एक आध नंबर का कभी आ गया। ये जो सिग्मा है ये कांस्टेंट होता है। दिस सिग्मा इट्स कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लिखो मत, सुन लो, अभी बाद में लिख लेना। स्टीफन बोल्ट्जमैन का देखो, इसको याद करने की तरीका बताया तो मैं आपको। इसको इसकी वैल्यू भी होती है, एक फिक्स वैल्यू है, याद कर लो। याद ऐसे हो जाएगा, देखो 5 6 7 8 5.67 टेंस पर -8। याद हो गया? 5 6 7 8, 5 6 7 नीचे है और 8 पावर में, 5.67 10 टू पावर -8। ठीक है, ये एनर्जी है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर, और ये पर केल्विन की पावर 4। इसकी यूनिट थोड़ी बड़ी सी है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट। ये क्या होती है? कितना एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एमिट करता था वो, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसी की यूनिट हो गई। और ये केल्विन है ना टेम्परेचर, ये नीचे जाएगा तब सिग्मा बनेगा, तो इसलिए केल्विन की पावर 4 में। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी 5.67 10 पर -8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। याद हो गया? 10 की पावर ये कौन सी लॉ थी आपकी? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फिर यहीं पे हमारा ये खत्म हो गया, और तो कोई टॉपिक अब बचा नहीं है। हाँ, ये चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म हो गया। पॉज कर दे बेटा।